बेटा आपका आज का टॉपिक है फोटोन की अवधारणा। आप जो पढ़ रहे हो वो चैप्टर नंबर 13 यूनिट 7 प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंग है। आपका आज का टॉपिक है फोटोन की अवधारणा अर्थात क्वांटम सिद्धांत। फोटोन की अवधारणा क्वांटम सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो प्लांक ने दिया। प्लांक ने ये बताया कि प्रकाश स्रोत से ऊर्जा के पैकेटों और बंडलों के रूप में निकलता है, जिसे क्वांटा और बाद में फोटोन कहा गया। प्लांक ने यह बताया कि प्रकाश स्रोत से ऊर्जा के पैकेटों और बंडलों के रूप में निकलता है, जिसे हम क्वांटा अथवा फोटोन कहते हैं, और इनकी ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, ई प्रोपोर्शनल न्यू। ई बराबर आपका होता है एच न्यू। ये जो एच है इसे हम कहते हैं प्लांक नियतांक। इस प्लांक नियतांक का मान आपका होता है 6.63 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये फोटोन की अवधारणा है। क्वांटम सिद्धांत तो हम कहते हैं, फोटोन की अवधारणा कहते हैं। ये दिया था प्लांक ने। प्लांक ने बताया कि प्रकाश स्रोत से ऊर्जा के पैकेटों और बंडलों के रूप में निकलता है। इन ऊर्जा के पैकेटों और बंडलों को हम क्वांटा अथवा फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटा अथवा फोटोन कहते हैं। इनकी ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती, ई प्रोपोर्शनल न्यू। तो ई बराबर एच न्यू। एच यहाँ पर नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं, और इसका मान 6.63 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है। अब आपको ये जो क्वांटा, जिसे हम बाद में फोटोन, पहले क्वांटा कहते थे, बाद में इसका नाम फोटोन हो गया, इस फोटोन के गुण की बात करते हैं। ठीक है। फोटोन के गुणों की बात करते हैं। सबसे पहला गुण कि फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है, जहां न्यू आवृत्ति और एच प्लांक नियतांक है। न्यू आवृत्ति है, एच आपका प्लांक नियतांक है। दूसरा गुण, निर्वात में फोटोन प्रकाश की चाल से चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल से चलते हैं, यानी इनका वेग है वो c यानी 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। फोटोन का संवेग, आपका p बराबर होता है h/λ। p बराबर क्या होता है बेटा? h/λ। ठीक। और फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। इनका जो विराम द्रव्यमान शून्य होता है, अर्थात ये रुकी हुई अवस्था में नहीं होती, इसमें केवल गतिक द्रव्यमान होता है। ठीक है। अगर फोटोन और कण के बीच में संघट्ट हो, यानी टक्कर हो, तो जो कुल ऊर्जा होती है वो संरक्षित होती है। जो कुल ऊर्जा होती है वो संरक्षित होती है, लेकिन फोटोन कण संघट्ट में संख्या संरक्षित नहीं होती। ठीक। आप ऐसे मानो जैसे कि किसी मेटल की गरम प्लेट पर एक बटर और एक पाव गिरे, तो कुल ऊर्जा बटर और पाव की, जो पाव होता है वो पूरे बटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कुल ऊर्जा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन
संख्या जो बटर है वो गायब हो गया, कहां चला गया, पाव के अंदर, ठीक है भाई नहीं, तो संख्या संरक्षित नहीं है। कुल ऊर्जा संरक्षित है लेकिन संख्या संरक्षित नहीं। अगला फोटोन विद्युत उदासीन होती है। इसका मतलब कि फोटोन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते। अगला गुण तीव्रता बढ़ाने पर फोटोनों की संख्या बढ़ती है, जबकि आप उसकी आवृत्ति को नियत अगर रखते हो। देखो ये फोटोन की गुण है, आप पढ़ रहे हो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत क्या है कि प्लांक ने बताया कि प्रकाश स्रोत से ऊर्जा के पैकेटों और बंडलों के रूप में निकलता है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं अथवा फोटोन कहते हैं। इसकी ऊर्जा एच न्यू। फोटोन की गुण, फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू होती है, न्यू आवृत्ति और एच प्लांक नियतांक है। निर्वात में प्रकाश की चाल से चलते हैं, जो फोटोन होते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल से चलते हैं, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में चलते हैं। फोटोन का संवेग p बराबर h/λ होता है। विराम द्रव्यमान 0 होता है। अगर फोटोन और कण के बीच में संघट्ट हो तो कुल ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित रहती है, लेकिन संख्या संरक्षित नहीं रहती। फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं, यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते। इनकी तीव्रता बढ़ाने पर, जबकि आवृत्ति आपने नियत रखी है, फोटोनों की संख्या जो होती है वो परिवर्तित होती है, वो बढ़ती है। ठीक है, ये फोटोन के गुण है बेटा। अब हम इसके एक दो सवाल देखेंगे। बेटा आपका सवाल है, तरंग है 4000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन के लिए ज्ञात करो। नंबर 1 आवृत्ति हर्ट्ज में, नंबर 2 ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, नंबर 3 संवेग। जबकि इसने एच का मान आपको दिया है 6.63 × 10⁻⁴ जूल सेकंड और सी का मान दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हम जानते हैं न्यू बराबर c/λ। आपको लैम्डा का मान दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम। आप जानते हो आपको एम के पद्धति में लगाना है तो 10⁻−10 मिनट। तो न्यू बराबर सी का मान 3 × 10⁸, लैम्डा का मान 4000 × 10⁻−10, 3 × 10⁸ बटे ये रह गया 4 और ये होगी 10⁻−10 + 3। ठीक है बेटा, 4 से आप 3 को डिवाइड कर दो, 0.75 × 10⁸ बटे में आपकी रहेगी 10⁻−7। न्यू बराबर 0.75 × 10⁸ + 7, ये नीचे से ऊपर जाकर प्लस के, न्यू बराबर 0.75 × 15, मैं से लिख देता हूँ 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपका इसका पहला जो पॉइंट है वो आ गया। पहले पॉइंट में आपसे आवृत्ति पूछिए। आवृत्ति न्यू बराबर होता है c/λ। सी का मान, लैम्डा का मान, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ये 3 जीरो हटे, ये प्लस का साइन आ गया, +3, ये आपका -7 रह गया। 4 से 3 डिवाइड हुआ, -7 ऊपर जाकर प्लस का 7, 15, एक पावर इधर दे 7.5। ये इसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में बेटा आपसे ऊर्जा पूछी है, ई क्वेश्चन मार्क है। ई इक्वल टू आपका होता है एच न्यू। एच का मान 6.63 × 10⁻−34 और न्यू आवृत्ति आपने ये निकाली है 7.5 × 10⁻14। ठीक है,
आप 6.63 और 7.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, -34 प्लस 14, ये हो गया आपका। इनका मल्टीप्लाई 49.725 -34 प्लस 10 तो माइनस के 20, ई बराबर हो गया 4.97 कर सकता हूँ, राउंड ऑफ कर दिया मैंने पीछे का, गुणा 10 की घात -19। ये आंसर आपका जूल में है। लेकिन इन्होंने आपसे जो पूछा है बेटा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है। आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आवर 1.6 गुणा 10 से -19 जूल। तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणा 10 की घात -19 से डिवाइड कर दिया, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। ये आपका कैंसिल हो गया, 16 3 48, ई बराबर आप जैसे डिवाइड करोगे तो 3.10 इलेक्ट्रॉन। ये आपका इसका सेकंड का आंसर आ गया। ठीक, अब इसके थर्ड का आंसर। थर्ड कंडीशन में आपसे इसका संवेग P पूछा है और P बराबर आपने गुण में देखा था h/लैम्डा होता है। आपने जो P देखा था उसमें क्या था, P बराबर h/लैम्डा। h का जो मान है वो 6.63 गुणा 10 की घात -34 और लैम्डा का मान 4000 गुणा 10 की घात -10। ठीक है, फिर P बराबर आपका हो गया 6.63 गुणा 10 की घात -34 बटे 10 की घात -7। ठीक है, ये 6.63 डिवाइड बाई 4 गुणा 10 की घात -34 प्लस की 7। ये इसका संवेग आ गया आपका मात्र किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आप चाहो तो इसे न्यूटन सेकंड भी कह सकते हो। ठीक, देखो आपका नॉर्मल तो सवाल करता है तरंग 4000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन के लिए आपको आवृत्ति, ऊर्जा और संवेग ज्ञात करने थे। इस तरह के सिंपल सवाल सीधे सीधे मान लगाओगे आपको सब ये मिलते जाएंगे। एक सवाल और देखते हैं इसका। आपका अगला सवाल, 100 वाट पर प्राचलित प्रकाश का एक वर्णी स्रोत 4 गुणा 10 की घात 20 फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। आपको बेटा 100 वाट पर प्राचलित, वाट का मतलब शक्ति, स्रोत की शक्ति आपको दी है 100 वाट। ठीक, एक सेकंड में उत्सर्जित फोटोनों की संख्या n आपको दिए 4 गुणा 10 की घात 20। आपसे तरंगदैर्घ्य लैम्डा पूछा है। ठीक है, पहले हम फोटोन की ऊर्जा निकालते हैं। फोटोन की ऊर्जा हमारी हो जाएगी स्रोत की शक्ति बटे एक सेकंड में उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, क्योंकि शक्ति का मतलब होता है एकांक समय के लिए ऊर्जा। शक्ति है हमारी 100 वाट, एक सेकंड में फोटोनों की संख्या 4 गुणा 10 की घात 20। हमारे एक फोटोन की ऊर्जा ई का मान ये आ गया आपका जूल, 2.5 × 10⁻⁹ जूल। आपको तरंगदैर्घ्य चाहिए,
ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, यानी लैम्डा तरंग दैर्घ्य आपके बराबर एच सी बटे ई। इनके मान लगाते हैं। ई का मान है आपका 2.5 और इसकी बात -19। इसे सरल करने के लिए पहले इनका गुणा कर लेते हैं। सारी पावर्स को इकट्ठा करते हैं एक जगह, माइनस के 34 प्लस के 8, नीचे से माइनस के ऊपर गए प्लस के ऊपर। लैम्डा का मान 7.956 10⁻7 मीटर, राउंड ऑफ में कह सकता हूँ 8 10⁻7 मीटर, या आप कह सकते हो 8000 10⁻10 मीटर। तो लैम्डा बराबर 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, आपको बस ये ध्यान रखना है, फोटोन की ऊर्जा यानी स्रोत की शक्ति, अगर शक्ति वाला सवाल है तो इसमें कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसमें एक सेकंड में उत्सर्जित फोटोन की संख्या पूछी जाती है, तो हम शक्ति बटे फोटोन की ऊर्जा करते हैं। यहाँ ऊर्जा पूछी गई इसलिए शक्ति बटे ये करेंगे। ये हो गया बेटा। अब देखो इसके बाद आपका अगला जो है वो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आपका अगला जो टॉपिक है बेटा वो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। इस टॉपिक को अच्छे से देखना है, ये एक डेरिवेशन है। आपके सवाल बहुत सारे इस टॉपिक पर होंगे। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इस समीकरण के डेरिवेशन के लिए पहले आप एक बात समझो, ये कोई धातु की प्लेट, धातु की सतह, इसका अपना एक कार्यफलन होता है। आपने शुरू में पढ़ा था कार्यफलन कि धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उसका कार्यफलन कहलाता है। ये पढ़ा था आपने। इस पर प्रकाश आपतित होता है, आपतित प्रकाश। आप जानते हो उसकी ऊर्जा को हम आवृत्ति से व्यक्त करते हैं, आवृत्ति ऊर्जा। ठीक, अगर ऊर्जा का मान कार्यफलन से कम है, दोबारा अच्छे सुनो बेटा, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी ऊर्जा, जिसे ऊर्जा कह रहे हैं, ऊर्जा का मान कार्यफलन से कम है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। अगर ये आवृत्ति देहली आवृत्ति या उससे अधिक है, अर्थात ये ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा या उससे अधिक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित। ठीक है, लेकिन जितनी ऊर्जा आती है उसमें से पहले कार्यफलन वाली खर्च हो जाती है निकालने में, फिर बची हुई ऊर्जा इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को मिलती है। जैसे मैं ये कल्पना करता हूं कि न्यू आवृत्ति की ऊर्जा आ रही है, शर्त में नहीं रखी न्यू का मान ग्रेटर देन एंड इक्वल न्यू नॉट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कार्यफलन धातु का फाई नॉट है, ये ऊर्जा इसे निकालने में खर्च हो गई, जो बची वो इससे गतिज ऊर्जा के रूप में मिली, और गतिज ऊर्जा है इसकी हाफ एम स्क्वायर मैक्सिमम। जितनी ऊर्जा बची वो सारी की सारी इसे गतिज ऊर्जा में मिल गई। इसका मतलब इससे जो गतिज ऊर्जा मिली है वो इसकी अधिकतम है, और हम इसे कैसे लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। अर्थात जब किसी धातु की सतह पर कोई प्रकाश आपतित होता है, यहाँ जो प्रकाश लेते हैं फोटोन के रूप में लेते हैं, यानी न्यू फोटोन का प्रकाश आपतित होता है। न्यू फोटोन का प्रकाश आपतित हो रहा है तो उसकी ऊर्जा हो जाएगी E इजिकल टू एच न्यू। ऊर्जा क्या हो जाएगी, E इजिकल टू एच न्यू। अर्थात जब धातु की सतह पर एच न्यू फोटोन, एच न्यू आवृत्ति का फोटोन आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा दो भागों में खर्च होती है।
एक भाग कार्यफलन के रूप में इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होता है और शेष भाग उससे गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक, अगर मैं इसे मैथमेटिकली देखूं तो आप ऐसे समझो कि एच न्यू ऊर्जा आई पाई नॉट के रूप में खर्च हो गई और जो बची वो आपकी है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ठीक, धातु की सतह पर न्यू आवृत्ति का फोटोन आपतित हो जिसकी ऊर्जा होगी एच न्यू। शर्त यह है कि न्यू का मान न्यू नॉट से अधिक या उसके समान, तो उसकी ऊर्जा का एक भाग कार्यफलन के रूप में खर्च हुआ और शेष भाग उससे इस तरह से गतिज ऊर्जा के रूप में मिल गया। ठीक है, अब मैं इसे अगर मैथमेटिकली लिखूं, आप ऐसे मानो जैसे आप 100 रुपए लेके गए, 20 रुपए आपने कहीं खर्च करे, आपके पास रुपए बची 80, तो आप इस बात को ऐसे कहोगे 100 इज इक्वल टू 20 प्लस 80। तो इसी तरह अगर मैं अपनी इस पूरे कार्यक्रम को अगर कहूं तो मैं क्या कहूंगा, ई बराबर पाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, या मैं ई का मान रख दूंगा तो एच न्यू बराबर पाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, यही कहेंगे। अब मैं इसे थोड़ा सा एक बार ये हटाकर दोबारा लिखता हूं। बेटे यहां पर 10-11 इक्वेशन बनेंगी, मैं एक तरफ से लिखता हूं, अच्छे से देख के चलना कि एच न्यू ऊर्जा का फोटोन आया कार्यफलन पाई नॉट और ये हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। एच न्यू ऊर्जा का फोटोन आया जिसका एक भाग कार्यफलन के रूप में पाई नॉट खर्च हुआ और शेष भाग उसे गतिज ऊर्जा के रूप में हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम मिल गया। ठीक, यहां से अगर मैं इसका मान निकाल दूं कि हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस पाई नॉट, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, इसे हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति हो, यानी कि धातु की सतह पर जो प्रकाश आ रहा है उसकी आवृत्ति न्यू नॉट हो, तो क्या होगा, जब धातु की सतह पर आने वाले प्रकाश की आवृत्ति न्यू नॉट होगी तो जितना प्रकाश हमें निकालने के लिए चाहिए केवल उतना मिला, यानी जो V मैक्सिमम है वो क्या हो जाएगा 0, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग 0। यह मान समीकरण 1 में लगा दीजिए, यह मान समीकरण 1 में लगाने पर लगाओ जरा इसे, तो ये हो जाएगा हाफ एम इधर 0 का स्क्वायर एच न्यू नॉट माइनस पाई नॉट, ये पूरा 0, एच न्यू नॉट माइनस पाई नॉट, एच न्यू नॉट बराबर पाई नॉट, ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गया। ये देहली आवृत्ति और कार्यफलन में संबंध है। यह देहली आवृत्ति व कार्यफलन में संबंध। दोबारा देखो एक बार, हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ रहे हैं। धातु की सतह पर न्यू आवृत्ति का प्रकाश आया, न्यू आवृत्ति का फोटोन आया, अर्थात उसकी ऊर्जा एच न्यू पाई नॉट कार्यफलन के रूप में गई और बाकी की सारी से गतिज ऊर्जा के रूप में मिली, तो ये होगी स्थिति। हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम का मान निकाला तो एच न्यू माइनस पाई नॉट। अगर ये प्रकाश देहली आवृत्ति का ही आए यानी न्यू बराबर न्यू नॉट हो तो निकलने वाले फोटोन की वेग जो है, ऊर्जा जो है वो क्या होगी 0। तो यहां से ये मिला, ये देहली आवृत्ति और कार्यफलन के रूप में संबंध है। इस मान को समीकरण 1 में लगा दें, पाई नॉट का मान समीकरण 1 में लगाने पर, पाई नॉट का मान समीकरण 1 में आप लगा दो तो ये हो जाएगा बेटा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहां से ये हो गया बेटा आपका हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट, और ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। देखो ना बात सुनो, अगर आपको पेपर में ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का आता है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की स्थापना करो, तो आपको यहीं तक करना है। इससे आगे मैं भी 10-11 तक समीकरण निकालूंगा, ये 3 है, 7-8 समीकरण और निकालूंगा, लेकिन वो समीकरण सब मैंने आपकी सहूलियत के लिए निकाले हैं
जिससे कि वो आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे। आप जब न्यूमेरिकल अंक एक प्रश्न करोगे उसमें काम आएंगे, उनके लिए करते हैं वो। ठीक है, अगर पेपर में आता है कि आइंस्टीन के प्रकाशवर्धक समीकरण की स्थापना करो, तो आप यहां से इसके ऊपर जो थ्योरी है वो लिखकर यहां से शुरू करोगे और केवल यहां तक निकालोगे। ठीक है, इससे आगे के लिए देखो, आप जानते हो न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, ये जो लैम्डा नॉट है इसे हम कहते हैं देहली तरंग दैर्घ्य। ये हमारी कहलाती है देहली तरंग दैर्घ्य। जैसे देहली आवृत्ति में न्यूनतम आवृत्ति होती है, वैसे देहली तरंग दैर्घ्य में अधिकतम तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, अब ये न्यू का मान समीकरण 1 में लगाऊं, न्यू का मान समीकरण 1 में, तो ये आपका हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 5। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 4। ठीक है, न्यू नॉट का मान समीकरण 2 में लगाओ, तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा नॉट बराबर 5। समीकरण नंबर 5। न्यू और न्यू नॉट दोनों के मान समीकरण 3 में लगा दो। न्यू और न्यू नॉट के मान समीकरण 3 में, ये समीकरण 3 में लगाओ, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच, न्यू का मान सी अपॉन लैम्डा और सी अपॉन लैम्डा नॉट, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच सी ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक, देखो ये सब आपके आइंस्टीन की प्रकाशवर्धक समीकरण, या यहां आप लिख दो, ये है आइंस्टीन का प्रकाशवर्धक समीकरण। ठीक है, ये भी आपका जो आ रहा है ये आइंस्टीन का प्रकाशवर्धक समीकरण है। यह देहली तरंग दैर्घ्य के पदों में है, देहली तरंग दैर्घ्य के पदों में आइंस्टीन का प्रकाशवर्धक समीकरण। जैसे आपसे एक नंबर पूछ सकते हैं कि आइंस्टीन का प्रकाशवर्धक समीकरण देहली आवृत्ति के पदों में, ये रहा, देहली तरंग दैर्घ्य के पदों में ये रहा, कार्यफलन के पदों में तो ये रहा। ठीक है, इसके बाद यदि निरोधी विभव V नॉट हो, ठीक है, आप जानती हो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर आपका ई वी नॉट होता है, ये आपने पीछे देखा है। यदि निरोधी विभव V नॉट हो तो निरोधी विभव के तुल्य जो ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के समान होती है। निरोधी विभव का मान V नॉट, तो निरोधी विभव के तुल्य जो ऊर्जा होती है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के समान होती है। हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर ई वी नॉट। यह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा व निरोधी विभव में संबंध है। ठीक, अब हम इस संबंध को एक एक करके इन समीकरणों में रखेंगे। समीकरण 7 से मान समीकरण 1 में लगाने पर, समीकरण 7 से मान समीकरण 1 में, ये आपका समीकरण 1 है, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच वी माइनस 5 नॉट। इसमें समीकरण 7 से ये मान लगाओ आप, तो ये हो जाएगा ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस 5 नॉट। ये समीकरण 8 बना। यह निरोधी विभव व कार्यफलन के पदों में आइंस्टीन का प्रकाशवर्धक समीकरण है, के पदों में
आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। ठीक, अब इस समीकरण 7 से मान को समीकरण 3 में लगाएं। समीकरण 7 से मान समीकरण 3 में लगाने पर ये आपका समीकरण 3 है, हाफ एम इसका मैक्सिमम बराबर एच ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। इसमें लगाओगे तो ये आपको मिलेगा ई वी नॉट बराबर एच ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। ये समीकरण नंबर आपका 9 हो गया। यहां आप कहोगे यह निरोधी विभव व देहली आवृत्ति के पदों में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक, यहां तक लगा दिया। अब इस समीकरण 7 से मान को आप समीकरण 4 में लगा दो। चार में लगाएंगे तो हमें मिलेगा ई वी नॉट बराबर एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइव नॉट। समीकरण नंबर 10 हम 6 में लगा सकते हैं। समीकरण 7 से मान समीकरण 6 में लगाओ तो ई वी नॉट बराबर एच सी ब्रैकेट में 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा। ये समीकरण 11 ये है निरोधी विभव व देहली तरंगदैर्घ्य के पदों में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। एक बार दोबारा देखो बेटा, देखो मैंने क्या है पूरा एक बार में आ जाए, इसलिए थोड़ा छोटा लिखा है, लेकिन आप इसे देखो और सुनो एक बार अच्छे से। और आपकी कॉपी पे आपने जो पीडीएफ से नोट्स करा उसके जरिए देखो तो आपको आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, धातु की सतह पर जो प्रकाश आपतित हुआ दो हिस्सों में खर्च हुआ, कार्यफलन और ऊर्जा के रूप में मिला। तो ये आपका पहला आ गया समीकरण जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। ये समीकरण कार्यफलन के पदों में। ठीक है, अगर धातु की सतह पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति हो, यानी न्यू का मान न्यू नॉट हो, तो उत्सर्जित जो वेग है इलेक्ट्रॉन है उसका वेग क्या होगा, 0। ये दोनों मान मैंने समीकरण 1 में रखे तो मुझे मिला कि ये 0 हो गया, एच न्यूटन माइनस फाइव नॉट।